आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित पाठ नीलकंठ का अध्ययन करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य की रेखाचित्र विधा में लिखा गया है। तो बच्चों, सर्वप्रथम आप रेखाचित्र के बारे में जानेंगे। तो रेखाचित्र हिंदी साहित्य की उस विधा को कहा जाता है जिसमें लेखक या लेखिका अपने साथ किसी घटना का विवरण हमारे साथ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि हमारे सामने उसका एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है। तो नीलकंठ कहानी में जो महादेव वर्मा जी हैं, उन्होंने जो पशुओं की मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। इसमें मुख्यतः तीन पात्र हैं। एक नीलकंठ, जो कि एक मोर है, राधा, जो कि एक मोरनी है, और साथ ही एक कुब्जा नाम की मोरनी भी है, जो नीलकंठ के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। अब इसमें जो कुब्जा है, वह नीलकंठ को पर अपना अधिकार समझती थी, इसलिए वह किसी भी पशु पक्षी को उसके सामने नहीं आने देती थी। तो इस पाठ के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी ने पशुओं की प्रवृत्ति के बारे में बताया कि जिस प्रकार मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। उनमें भी स्वभाव में अंतर होता है। तो सर्वप्रथम हम पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं, वो हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य में छायावाद के चार स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अब महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जन्म के बारे में जानेंगे। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था तथा मृत्यु 11 सितंबर को प्रयागराज में हुई थी। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा जी है तथा इनको हिंदी साहित्य में बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार प्रमुख हैं। तो आइए बच्चों, कहानी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कहानी का नाम है नीलकंठ। यह रेखाचित्र विधा में लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें महादेवी वर्मा जी अपने जीवन के पूर्व स्मरण को याद करते हुए बताती हैं कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन में पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियाओं और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो सर्वप्रथम महादेवी वर्मा जी जब अपने अतिथियों को स्टेशन पे पहुंचा के घर को लौट रही थी, तो उनको जो खरगोश और चिड़िया की दुकान है उसका ध्यान आया और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि आप उस ओर गाड़ी ले चलिए। अब जो बड़े मियाँ हैं, वो चिड़िया वाली दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को संकेत दिया। अब जैसे जो चिड़िया वाली दुकान के मालिक थे बड़े मियाँ, उन्होंने जैसे महादेवी वर्मा जी की गाड़ी को आते हुए देखा, तो उन्होंने महादेवी वर्मा जी के ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। उन्होंने इशारे से उसको रोका। अब फिर इसके बाद मैंने कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। अब महादेवी वर्मा कुछ कहती इससे पहले ही जो बड़े मियाँ हैं चिड़िया की दुकान वाले, उन्होंने महादेवी वर्मा से कहना शुरू कर दिया कि सलाम गुरुजी, पहली बार आने पर आपने मोरों के बच्चों के लिए पूछा था। सड़कगंज के एक चिड़ियामार दो बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है एक मोरनी है, आप पार लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब जैसे महादेवी वर्मा चिड़िया की दुकान के पास गई, तो उससे पहले ही दुकान के जो मालिक हैं बड़े मियाँ, उन्होंने उनको ड्राइवर को रोका और महादेवी वर्मा से आग्रह किया, निवेदन किया कि आप इन मोर के बच्चों को खरीद लो। इनमें एक मोर है एक मोरनी है, ये आप इनको खरीद लो, नहीं तो कोई इनको खरीदेगा और जो इनको बेचारों को मार भी सकता है। तो इसके आगे देखिए, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान पील के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। तो यहाँ पे मैं महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, जो बड़े मियाँ थे वो इतना बोलते थे कि बोलते ही जाते थे, उनका बोलना रुकता ही नहीं था।
सुनने वाला क्या हो जाता था, थक जाता था और अपनी हार मान लेता था। अब इस तथ्य से परिचित होने के कारण अब महादेवी वर्मा ये सब जानती थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मैंने उनको बीच में ही रोका और कहा कि मोर के बच्चे बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी बड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तो महादेवी वर्मा ने जब बड़े मियाँ को रोका और उनसे पूछा कि आखिर मोर के बच्चे हैं कहाँ, तो बड़े मियाँ ने इशारा करते हुए उनको एक छोटे पिंजरे की ओर इशारा किया और संकेत किया कि कहा कि वहाँ है बच्चे। जब महादेवी वर्मा ने उस तरफ देखा तो देखा कि वो दोनों बच्चे एक छोटे से पिंजरे में बंद हैं और उनको उन बेचारों के खुलने के लिए भी कोई जगह नहीं है, वो बिल्कुल वहाँ पे सिमट कर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चित्र है वो। फिर मेरे निरीक्षण के साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। अब महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जैसे मैं उन बच्चों को देख रही थी, लेकिन जो बड़े मियाँ हैं वो बोलते ही जा रहे थे, बोलते ही जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे एक मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच ले, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला, पर एक मुझी क्यों सुनने लगा। अब आपका ख्याल करके अस्ता बस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अब यहाँ पे मोल भाव हो रहा है मोर के बच्चों का। तो जो बड़े मियाँ हैं वो कह रहे हैं कि मैंने इसके 30 रुपए दिए हैं, लेकिन जो जो दूसरा आदमी था वो क्या कह रहा था, मैंने उससे कहा कि तुम 12 रुपए ले लो, लेकिन वो माना नहीं। अब आप इनके जो पैसे मुनासिब समझे वो दे दें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया था। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जैसे मैंने उसको 30 रुपए चिड़िया मार के नाम के दिए और 5 रुपए बड़े मियाँ के नाम के, अर्थात उसको मैंने 35 रुपए दिए, 35 रुपीज़ दिए और वो पिंजरा अपने पास रख लिया, ले लिया। अब जैसे महादेवी वर्मा बोलते हैं कि मैंने वो पिंजरा खरीदा, ऐसा लगा कि वो बच्चे जीवित हो गए हों, चित्र से वो जीवित होके मेरे को दिखाई देने लगे। दोनों पक्षी शावक क्या करने लगे, छटपटाने लगे। अब मानो पिंजरा उनके योग्य ही नहीं हो, क्योंकि वो क्या थे, जीवित थे और इतने छोटे पिंजरे में वो खुल नहीं पा रहे थे। अब घर पहुंचने पर सबने देखा तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। अब जैसे महादेवी वर्मा घर पहुंची तो सब लोगों ने उनसे क्या कहा, ये तो तीतर हैं, तीतर मोर के बच्चे नहीं हैं, आपको तो मूर्ख बना दिया। अब कदाचित अब महादेवी वर्मा बोलती हैं कि अनेक बार ठगे जाने के कारण ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अब मेरे को कोई बार बार मैं इतनी बार ठगी जा चुकी थी कि अगर कोई मुझसे झूठ मूठ भी कहते कि तू आप ठगी गई हो तो मेरे को बुरा लगता था, मैं चिढ़ जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मैं नाराज होकर मैंने कहा कि मोर के क्या तुकताप पर लगे होते हैं क्या, मोर के पंख कोई इतने कीमती होते हैं, ये तो पक्षी होता है। चिढ़ा जाने के कारण ही संभवतः दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं मुझे लोगों ने चिढ़ाया, इसलिए मेरे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। अब पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। अब महादेवी वर्मा जी बोलती हैं मैं पिंजरे को लेकर अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई और वहाँ पे मैंने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। अब सत्तू की गोलियां बच्चों, जो दलिया होता है, दलिया जो मोटा अनाज होता है उसकी गोलियां बना के महादेवी वर्मा जी ने उनके लिए रखी और पानी भी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे में निकलकर कमरे में मानो खो गए। अब दोनों बच्चे कहीं खो गए, क्योंकि इतने छोटे थे कि वो दिख नहीं रहे थे कि वो गए गए कहाँ। अब कभी वो मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे घुस जाते और अंत में लुका छिपी से थक कर मेरे जो महादेवी वर्मा जी के रद्दी कागजों की टोकरियां हैं, उन लोगों ने उसमें अपना क्या बना लिया, बसेरा बना दिया। अब 2-4 दिन तक इस प्रकार इधर उधर गुप्तवास करते रहे कि रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। अब वो दिन भर तो इधर उधर घूमते रहते, लेकिन वो रात को सोते समय महादेवी वर्मा जी की जो रद्दी की टोकरी थी उसमें ही आकर सोते। फिर उसके बाद आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कुर्सी पर, उसके बाद अब उनको विश्वास हो गया था कि महादेवी वर्मा जी से हमको कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो क्या करते, कभी महादेवी वर्मा जी की मेज पर आ जाते, कभी कुर्सी पर आ जाते और कभी सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते, सिर पर चढ़ने की
की कोशिश करते। अब खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। अब महादेव और माँ जी बोलती हैं कि खिड़कियों में जाली लगी थी, लेकिन मैं दरवाजा हमेशा बंद ही रखती थी, क्योंकि वहाँ मेरी एक चित्रा नाम की क्या थी, बिल्ली थी, जिसको पता चल गया था इन नवागंतुकों का, अर्थात जो नए मेहमान आए हैं उनका पता चल गया था उसे उसे तब वो शोध का क्या परिणाम होता, कहीं वो उनको खा तो नहीं जाती। इस डर से मैं दरवाजा क्या करती, हमेशा बंद ही रखती। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन भाती और माँ जी कहती हैं जो उनकी चित्रा नाम की बिल्ली थी, वैसे तो वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन फिर भी मैंने एक अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजा में बंद रखती थी। परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकृत चेष्टा का प्रश्न है। महादेव राव बोली, वैसे तो बिल्ली किसी को कुछ करती नहीं थी, लेकिन मैं इन छोटे बच्चों के लिए डर गई थी, इसलिए मैं दरवाजा बंद रखती थी और दोनों को अपनी दृष्टि से इधर उधर नहीं हिलने देती थी। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मांजरियों के लिए असहनीय ही कही जा सकती है। अब यहाँ पे मांजरी का अर्थ है बिल्ली। अब महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्थिति है वह क्या है, चित्रा नाम की जो बिल्लियाँ होती हैं उनके लिए क्या असहनीय है कि मैं उनका क्या कर रही हूँ, मोर के बच्चों का इतना ध्यान रख रही हूँ और उन बिल्ली को उसके सामने भटकने भी नहीं दे रही हूँ। अब जब मेरे ये कमरे का कायाकल्प, और महादेव वर्मा जी बोलती हैं जब मेरे कमरे का क्या कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में हो गया, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। अब महादेव वर्मा बोली, अब मैंने दोनों को रख दिया था अपने कमरे में, पढ़ने लिखने के कमरे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कमरा क्या हो गया, चिड़ियाघर हो गया है। तो मैंने दोनों मोर के बच्चों को थोड़े दिन के बाद कहाँ रखा, एक जाली वाले बड़े घर में रखा, जहाँ पे मैं अपने अन्य जीव जंतुओं को रखती थी, जहाँ मेरे सारे जीव जंतु रहते थे। अब दोनों नवागंतुकों ने पहले तो रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। अब महादेव वर्मा जी के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे। अब जैसे शुरू शुरू में वो दोनों नए आए, तो ऐसा लगा कि कोई नए, जैसे घर में कोई नया सदस्य आता है, उसके आने पर घर वालों की जो प्रतिक्रिया होती है वही प्रतिक्रिया क्या किसकी हुई, जो महादेव वर्मा जी के चिड़ियाघर में दूसरे पशु पक्षी थे उनकी हुई। अब उनमें क्या था, एक लक्का कबूतर था, जिसने क्या कर दिया, नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा हुआ, और उसने चारों ओर घूम घूम कर क्या कर दिया, कुटुरगू का अलाप करने लगा, चिल्लाने लगा। अब जो बड़ा खरगोश था वह सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनको देखने लगा। तो सब लोग क्या करने लगे, जितने भी महादेव वर्मा जी के उसमें पशु पक्षी थे, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया होने लगी। अब उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश, अब जो छोटा वाला खरगोश था वो क्या करने लगा, चारों ओर उछल कूद मचाने लगा। तो मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। और महादेव वर्मा जी बोली, जिस दिन मैंने दोनों को अपने चिड़ियाघर में रखा, तो पूरे चिड़ियाघर में सारे पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। सब की स्थिति क्या थी, असामान्य थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे चिड़ियाघर में क्या आ गया है, भूचाल आ गया है। अब धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे क्या होने लगे, बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही हुआ जैसे इल्ली से तितली का बनना। जैसे बच्चों आप क्या देखते हो कि एक जब तितली अंडा देती है तो वह तितली अंडे से इल्ली बनता है, वैसे ही महादेव वर्मा जी बोलती हैं कि जो मेरे मोर के बच्चे थे वो छोटे से बड़े हो रहे थे, जैसे इल्ली से क्या हो रहा है, तितली बनती है। जैसे सबसे पहले जो तितली होती है वो एक अंडा होती है, फिर इल्ली बनती है, इल्ली से वह तितली बनती है। ठीक वैसे ही जो मोर के बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब मोर के सिर की कलगी सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। अब जो मोर था उसके जो सिर की कलगी थी वो क्या हो गई, ऊंची हो गई, चमकीली हो गई। चोंच क्या हो गई, अधिक बकीम पैनी हो गई, सुंदर सी हो गई। गोल आंखें, इंद्री नीलाभ धुती झलकने लगी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। लंबी नील हरित ग्रीवा, उसकी जो गर्दन थी वो क्या थी, नीले रंग की थी। उसमें धूप छाई तरंगे उड़ने गिरने लगी। उसमें जब धूप की किरणें पड़ती थी तो वो अलग ही प्रकार का एक प्रकाश चमकता था। अब उसका दक्षिण भाग था, उसमें पैरों में स्लेटी सफेद आलेखपन स्पष्ट होने लगे। तो महादेव वर्मा यहाँ पे नीलकंठ मोर की खूबसूरती के बारे में हमें बता रही है कि वो कितना खूबसूरत लग रहा था। उसकी पूंछ क्या थी, लंबी थी। पंखों में क्या थी, चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदीप्त हो गए थे। रंग रहित पैरों की
गरिबली गति एक नया गरिम रंजित कर रही थी। उस गर्दन ऊंची देखना, विशेष पंक्तियों के साथ नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं से जो सुकुमारता सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। तो यहाँ पे महादेव वर्मा जी ने मोर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, किस प्रकार वह कितना सुंदर था और उसका स्वभाव भी कितना अच्छा था। अब इसके बाद महादेव मोरनी के बारे में बता रही है कि मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक नहीं हुआ। अब महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मोर ज़्यादा खूबसूरत था, मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं थी, उसका विकास उस तरह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह लंबी धूपछाई गर्दन थी उसकी, हवा में चंचल कलकियाँ थी उसके पंख, पंख स्वाम स्वेच पत्र लेखा जैसे थे और मंथर गति आदि से वह मोर की उपयुक्त सहचारी होने का प्रमाण देने लगी। अब मोर की वह एक सहचारणी अर्थात दोस्त होने का प्रमाण देने लगी मोरनी भी। तो यहाँ पे महादेव वर्मा जी ने मोर का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब नीलाभ ग्रीवा, अब नीली ग्रीवा होने के कारण महादेव वर्मा जी ने मोर का नाम रख दिया नीलकंठ और उसकी छाया था तो उसके चारों ओर घूमने के कारण मोरनी का नामकरण करके उसका नाम रख दिया राधा। अब इसमें महादेव वर्मा जी बोलती हैं कि मुझे कब पता ही नहीं चला कि मोर जो नीलकंठ है उसने कब चिड़िया घर के सारे जीव जंतुओं का वो सेनापति बन गया और उनका वो संरक्षक भी बन रहा। अब जैसे सवेरा होता सब खरगोश कबूतर आदि को वो क्या कर लेता, एकत्र कर लेता और उनको उसी ओर ले जाता जहाँ महादेव वर्मा जी दाना डालती और घूम घूम कर क्या करता वो नीलकंठ सबकी रखवाली करता। अब किसी ने कुछ, अब कोई भी चिड़ियाघर का जानवर कुछ भी गड़बड़ करता, पक्षी गड़बड़ करता तो वो क्या करता अपने तीखे चंचू प्रहार जो उसकी चोंच की तीखे चोंच से क्या करता उनको दंड देता, उनको चोंच मार के चोंच मारता तो ऐसा लगता कि वह उनको क्या दे रहा है, दंड दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।